सुषमा घर के कामों में लगी हुई क्योंकि सुषमा की बेटी सीमा के लिए रिश्ता आने वाला था। घर की साफ सफाई, खाना पीना, सभी चीजों का इंतजाम अच्छे से हो जाता है। किसी को ध्यान में रखते हुए सुषमा सुबह से घर का काम कर रही थी, साथ ही अपनी बहू पूजा से भी काम करवा रही थी। एक तो सुबह से मैं खुद इतना काम कर रही हूँ, ऊपर से ये और काम करवा रही है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ अपनी सास से। ना जाने मेरी ननद भी ये घर छोड़ के कब जाएगी। बहू, खाने पीने की तैयारी हो गई ना? लड़के वाले आने ही वाले होंगे और तू है कि खुद से बातें करने में लगी हुई है। उधर खीर जल जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, मैंने सब ध्यान रखा है। अब मैं नन्द जी को तैयार करने जा रही हूँ। जब तक लड़के वाले आएंगे नन्द जी भी तैयार हो जाएंगी। पर देख लीजिएगा, इस बार तो नन्द जी को ऐसा तैयार करूँगी ना कि लड़के वाले मना कर ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल जा और सीमा को अच्छे से तैयार करके ले आ जब लड़के वाले आए तो। पूजा अब अपनी ननद सीमा के कमरे में जाती है और सीमा अकेले कमरे में बैठी हुई थी। अब पूजा सीमा को देखकर उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, किसके ख्यालों में खोई हुई हैं आप? चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, लड़के वाले आते ही होंगे और लड़के वाले आ गए तो माँ जी आपको बुलाने लगेगी और फिर आप तैयार भी नहीं हो पाएंगे ढंग से। इतना कहने के बाद पूजा सीमा को तैयार करने में लग जाती है, लेकिन उसके मन में पूजा को तैयार करने के लिए खुराफाती सूझ रही थी। आज तो नन्नत जी को ऐसा तैयार करूंगी ना कि लड़के वाले देखते ही समोसा और चाय छोड़ के भागेंगे। माँ जी ने मेरी नींद खराब की है ना, अब मैं माँ जी की दिन रातों की चैन छीन लूंगी। इधर सुषमा लड़के वालों की राह तक रही होती है कि लड़के वालों का आना होता है। आइए आइए, आप लोगों का ही इंतजार था। मैं तो आप लोगों की कब से राह देख रही थी। अरे बहन जी, वो ट्रैफिक के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया है। वैसे गर्मी भी तो बहुत है, हम घर से थोड़ा लेट ही निकले थे। कोई बात नहीं बहन जी, इतना तो चलता है। बैठिए बैठिए, आपके लिए नाश्ता पानी मंगवा देती हूँ। सुषमा लड़के वालों को बैठा देती है और उनके लिए नाश्ता पानी लगवाती है। जब तक लड़के वाले कुछ खा पी रहे होते हैं तब तक सुषमा उनसे बातचीत कर रही होती है। अब कुछ देर बाद सीमा का आना होता है। सीमा को देखते ही लड़के की माँ उसे बड़े प्यार से कहती है, अरे लड़की तो सुंदर है, लेकिन इनका मेकअप थोड़ा सा हटा कर तो दिखाओ। चेहरे पर सिर्फ मेकअप ही झलक रहा है, बिना मेकअप में भी लड़की सुंदर लगेगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेकअप नहीं, बस थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाया होगा। अब लड़की है तो सजना संवरना तो होगा ही। अरे सजना संवरने के लिए किसने मना किया है? मैं तो बस सिंपल सी लड़की चाहती हूँ। आप बिटिया को कहिए वो अपना मुंह धोकर आ जाए। अरे माँ जी, आप क्यों जिद कर रही हैं? लड़के वाले अच्छे लोग लग रहे हैं। अगर वो इतना कह रहे हैं तो नन्नत जी का चेहरा धुलवा देते हैं। अरे बहू, तू भी कैसी बातें कर रही है? बहन जी, आपको लड़की पसंद है तो फिर क्यों इतना चिक चिक करना? लड़के की माँ किसी की नहीं सुनती और सीमा का चेहरा धुलवा देती है। सीमा जैसे ही अपना चेहरा धोती है उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। चेहरे पर कई सारे दाग धब्बे, डार्क सर्कल देखकर लड़के की माँ हैरान रह जाती है और वो तुरंत अपने पति और बेटे को उठाते हुए सुषमा से कहती है, बस बस बहन जी, बहुत झूठ बोल लिया आपने। देखिए जरा, अपनी बेटी के चांद से चेहरे को लेकर आई थी, लेकिन चेहरे को दिलवाते ही इस पर ग्रहण लग गया। हमें नहीं करनी ऐसी लड़की से शादी, हम तो चलते हैं। चलिए जी, मैंने तो पहले ही कहा था, लड़की ने मेकअप से अपना दाग धब्बा छुपा रखा है। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब लड़के वालों के जाते ही सीमा की आंखों में आंसू भर आते हैं और तो और सुषमा भी अपनी बेटी को कमरे में जाते हुए ऐसे देखकर बहुत दुखी होती है। ना जाने मेरी बेटी के किस्मत में क्या लिखा हुआ है। अब तक कितने रिश्ते देखे हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता ठीक नहीं हुआ। सुषमा खुद से बातें ही कर रही होती है कि तभी सुषमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुषमा, क्या बात है? आज तो तेरे घर सीमा को देखने लड़के वाले आने वाले थे, लेकिन अभी अभी जब मैं बाहर से आ रही थी तो कुछ लोग तेरे घर से निकलते हुए सीमा की बुराई करते हुए जा रहे थे। ऐसा भी क्या हो गया? वही जो हमेशा से होता आया है। मेरी बेटी के चेहरे पर दाग पे दाने देखकर लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। अरे बहुत बुरा हुआ तेरी बेटी के साथ तो, लेकिन तू चिंता मत कर, भगवान जल्द ही सुनेगा और जहाँ सीमा का रिश्ता लिखा होगा ना वही होगा। तू जितनी भी कोशिश कर ले वही होगा रिश्ता। इतना कहने के बाद विमला सुषमा को एक लड़के के बारे में बता देती है। वहीं पूजा तो इस रिश्ते के टूट जाने के बाद बहुत ही खुश थी और खुशी से अपने कमरे में जाकर खुद को आईने में देखते हुए कहती है, देखा माँ जी, मुझे परेशान करने का नतीजा। वैसे तो आपकी बेटी सुंदर है नहीं, लेकिन मैंने भी इनका ऐसा भड़कदार मेकअप किया था ना
कि लड़के वालों ने आपकी बेटी का मुंह ही धुलवा लिया। भोली भाली सीमा बेचारी कहीं की नहीं रही। सुषमा को पता नहीं था कि उसकी बहू पूजा जानबूझकर उसकी बेटी की शादी नहीं होने दे रही थी। सीमा तो भोली भाली थी, उसे उसकी भाभी जो कहती वही सीमा मान लिया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज विमला का बताया हुआ रिश्ता सुषमा के घर आता है। सारी तैयारियां चल रही थी, तभी सुषमा अपनी बहू को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुन लेती है। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार अपनी सीमा नंद का ऐसा मेकअप करूंगी ना कि लड़के वाले दोबारा रिश्ता तोड़ के चले जाएंगे। कितने दिनों से तो उनके चेहरे पे ऐसी क्रीम लगवा रही हूँ ना, जिससे उनका दाग धब्बा दाने सब कुछ बढ़ रहे हैं। सुषमा ये सुन लेती है और तुरंत ही अपनी बेटी सीमा को मोहल्ले के पार्लर भिजवा देती है। इधर पूजा सीमा को ढूंढ रही थी, लेकिन सुषमा भी किसी न किसी बहाने से अपनी बहू को काम में लगा देती है और सीमा के बारे में बात ही नहीं करती। तभी लड़के वालों का आना होता है और लड़के का पिता सुषमा से कहता है, अरे सुषमा बहन, खातिरदारी तो बहुत हो गई, खाना पीना भी बहुत हो गया। अब लड़की को बुला लीजिए ताकि हम लड़की को देखकर रिश्ता पक्का कर सके। हाँ हाँ, बस आती ही होगी। विमला, जरा मेरी बेटी को बुला ला। विमला सीमा को लेकर आती है और जब सीमा को लड़के का पिता और लड़का देखता है तो सीमा को पहली नजर में पसंद कर लेता है, क्योंकि इस बार सीमा का मेकअप बेहद हल्का और अच्छा था, जिसमें दाग धब्बे तो छुप रहे थे, लेकिन सीमा का रौनक भरा चेहरा देखकर लड़के वाले रिश्ते के लिए हाँ भर देते हैं। अब उनके जाते ही पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने आज नंद जी का मेकअप मुझसे क्यों नहीं करवाया? क्यों बहू, आज तुझे अपनी ननद का चेहरा बिगाड़ने का मौका नहीं मिला तो तू उदास है? वो क्या है ना, मुझे सब पता चल गया था कि तू ही है जो अपनी ननद का चेहरा बिगाड़ बिगाड़ कर उसका रिश्ता बेकार कर रही थी। लेकिन आज उसका चेहरा सुधरा तो उसका रिश्ता भी पक्का हो गया और मुझे पता भी चल गया कि आखिर इन सब के पीछे कौन था। ये क्या कह रही है सुषमा तू? तेरी बहू थी इन सब के पीछे? राम राम राम, कैसी बहू है रे तेरी। भाभी, आप जानबूझकर ये सब करती आई हो। आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब मैं जानबूझ के नहीं करती थी, बल्कि जब मुझे परेशान किया जाता था तभी मैं ये सब कर रही थी। मुझे चैन से सोने तक नहीं दिया जाता है, खाने नहीं दिया जाता है, जब जब आपके लिए रिश्ता आता है। इतनी सी बात के लिए तूने इतना बड़ा कांड किया, तुझे शर्म नहीं आई बेशरम कहीं की? सुषमा को अपनी बहू के बारे में पता चल चुका था और अपनी बहू को अब किसी भी काम के लिए नहीं रखती। खासकर सीमा का तो कोई भी काम हो वो उसके लिए उसे नहीं कहती। सुषमा अपनी बहू को अब अपनी बेटी से दूर ही रखती। कमला अपनी दोनों बच्चियों के लिए बेहद खुश थी, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां जुड़वा थी और उनकी शादी एक साथ जो होने वाली थी। दोनों बहनें दुल्हन के जोड़े में आ ही रही थी कि दोनों दूल्हे मंडप में खड़े होकर एक दूसरे से खुसर फुसर करते हुए कहते हैं, अबे भाई, इन दोनों में से मेरी आरती कौन सी है? और मेरी पूजा कौन है? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा है आज। हाँ भाई, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। और देख, मैं पहले कह देता हूँ, मेरी वाली आरती है, उसको गलती से भी अपने रूम में लेके मत चले जाइयो। अच्छा, कहीं तू ले गया तो मेरी पूजा को, तो मेरा क्या होगा? अरे गलत फहमी हो उससे पहले पहचान ले कि हमारी कौन सी है। हाँ विपुल, तू सही कह रहा है, पर दोनों सुंदर बहुत लग रही हैं। हाँ, सुंदर तो बहुत है। शायद ना वो राइट साइड वाली ना आरती होगी। नहीं, वो राइट साइड वाली मेरी पूजा है, लेफ्ट साइड वाली तेरी। वहीं दूसरी तरफ जुड़वा बहनें चलकर आ ही रही होती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, पूजा, हमारे होने वाले पति पागल ही हो रहे होंगे। बेचारों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि उनकी जान कौन है हम दोनों में से। सही कह रही है तू, बेचारों की आंखें तो देख, हमें कितनी दूर से पहचानने की कोशिश कर रही हैं। नजरें ही नहीं उठ रही उनकी तो। ऐसा कर, तू मेरे वाले को प्यार से घूर, उसे लगेगा तू उसके वाली है। और यही मैं विपुल के साथ करती हूँ। वाह, बिल्कुल सही बोली। मैं विशाल जीजू को अभी देखती हूँ, बट मुझे ये जीजू पीजू बोलना अच्छा नहीं लगता। हाँ तो मत बोल, मैं विपुल को नहीं बोलूंगी, तो विशाल को मत बोलियो। दोनों एक दूसरे के पति को जानबूझकर ताड़ती हैं। उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। तभी विपुल और विशाल कहते हैं, विपुल, मुझे पता चल गया, मेरी वाली वही है जो मुझे इतनी देर से ताड़ रही है। हाँ, वो देखना, वो वाली मुझे ताड़ रही है। इसका मतलब कि वो मेरी वाली है। मतलब जो जिसको ताड़ रहा है ना, वो उसका वाला है। हाँ, तू सही कह रहा है। नहीं नहीं भाई, मुझे कोई डाउट नहीं है। एक मिनट भाई, कहीं का कोई प्लान तो नहीं है? देखना, हमें देख के हंस रही है। नहीं यार, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? माना कि दोनों हमसे कई बार पंगे ले चुकी हैं, बट आज वो ऐसा नहीं करेंगी। अबे भाई, ये नारी है, ये कुछ भी कर सकती है। और बिना सरप्राइज के
तो ये रह भी नहीं सकती। ये भी है, बस एक बार शादी हो जाए मेरे भाई। दोनों दुल्हन अपने दूल्हे को ताड़ रही होती हैं कि पंडित आवाज देकर वर वधू को आने का निमंत्रण देता है। तभी दोनों कहते हैं, पंडित जी 1 मिनट, बस हम अभी बैठ जाएंगे। उससे पहले इन दोनों को अपनी वधू को तो पहचानना होगा। हाँ तो विपुल और विशाल बताइए, आप जिसको बोलोगे ना वही आपके साथ मंडप में बैठेगी। बड़ी हंसी आ रही तुम लोगों को। ये राइट वाली मेरी है, यानी कि आरती है। और मेरी लेफ्ट साइड वाली पूजा। क्यों, नहीं पहचाना ना हम दोनों ने? कैसे पहचाना? मैंने तो तुम्हें नहीं विशाल को ताड़ा था। ना बाबा, बनाना सिर्फ तुम दोनों को ही आता है। हम तो गधे हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। अरे हम भी बना सकते हैं, हम भी कम थोड़ी है। कुछ ही देर में दोनों जुड़वा बहनों का विवाह उनके जीवन साथी के साथ संपन्न हो जाता है। दोनों बहनें खुशी से विदा होकर अपनी माँ के गले लगकर जा रही होती हैं। तभी उनकी माँ कहती है, आरती, पूजा, अपना ख्याल रखना, अपनी नई गृहस्थी अच्छे से संभालना, और कोई बात हो तो मुझे फोन कर लेना बेटा। अरे बस माँ, अब रोइए मत, हम सब अच्छे से कर लेंगे, पर जब आप अपना ख्याल रखोगी तब। हाँ माँ, हम बहुत जल्दी ही आप दोनों से मिलने आएंगी। ये बोलकर दोनों अपने पति के साथ कार में बैठ जाती है और अपने अपने घर चली जाती हैं। आरती अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठी होती है। तभी विपुल उसका घूंघट हटाकर कहता है, तुम मेरी वाली हो या दूसरी वाली हो? तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा और शादी के बाद पूछ रहे हो? ऐसा करो, खुद ही चेक कर लो और पहचान लो कि मैं पूजा हूँ या तुम्हारी आरती। यही करता हूँ। लेकिन इसमें से मेरी वाली कौन सी है? ये बोलकर विपुल उसके हाथ की बैंगल्स उतार कर उसका बर्थ मार्क चेक करता है कि बड़ा है या छोटा। तभी उसे छोटा बर्थ मार्क दिखता है और वो कहता है, तुम दोनों बहन हो इतनी शैतान कि हमें सख्त तो करना पड़ता है। आओ गले लग जाओ मेरी जान। क्यों, अब कैसे यकीन हो गया तुम्हें? तुम्हारा बर्थ मार्क देखा मैंने, वो छोटा है। और अगर बड़ा होता तो तुम पूजा समझकर कमरे से बाहर निकाल देते ना। हाँ शायद निकाल देता। कितने शकी हो तुम यार। अरे तुम दोनों जुड़वा बहनों के ना काम ही ऐसे। पता नहीं विशाल बेचारा क्या कर रहा होगा। कुछ नहीं, बीत रही है उस पर। अच्छा, पर मुझे लगता है ना तुम्हारी बहन पक्का मेरे भाई को मार रही होगी क्योंकि तुम्हारी बहन को बहुत गुस्सा आता है। अरे हम उनकी बातें क्यों कर रहे हैं, हमें तो एक दूसरे पे ध्यान देना चाहिए ना। विपुल बातें करते हुए उसे अपने करीब ले आता है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। वहीं विशाल और पूजा भी अपनी पहली रात को हसीन बनाते हैं। 1 महीने बाद दोनों बहनें अपनी माँ से मिलने के लिए मायके आ जाती हैं, जहाँ दोनों के पति उन्हें छोड़ने आते हैं। विशाल और विपुल अपनी सास के पैर छूते हैं। तभी कमला कहती है, दोनों दामाद जी, आपने कहीं मेरी बेटी को परेशान तो नहीं किया है ना? कहाँ मम्मी जी, आपकी बेटी ने बहुत मुझे परेशान कर रखा है। किया। तुझे भी परेशान किए? हाँ मुझे भी। इतना दुखी किया मेरी बेटियों ने तुम दोनों को? हाँ मम्मी जी, पता है आरती ने मुझे ना ऑफिस से आने के बाद 2 दिन तक खाना बनवाया है। कल संडे के दिन सारा टाइम मैं घर के काम करवाए, पोछा लगवाया, झाड़ू लगवाया, बर्तन धुलवाए, कपड़े धुलवाए, पता नहीं क्या क्या करवाया। और मुझसे पूरे घर में कल डस्टिंग करवाई। मैंने कहा पूजा मुझे अपने हाथ से चाय बनाकर पिला दो, तो मुझसे ही रसोई में ब्रेकफास्ट बनवाया। और ये तो कुछ भी नहीं मम्मी जी, रात को तो ये मुझसे अपने पैरों को दबवा रही थी और साथ में इसने अपने नेल्स भी कटवाए मुझसे। इसका मतलब मेरी तरह तेरी भी छुट्टी बेकार हो गई। हाँ मेरे भाई। मेरे दामाद का 2 दिन में ही बुरा हाल हो गया। अरे इसलिए तो मैंने अपनी बेटियों की शादी तुमसे की है, क्योंकि मेरी बेटियां जुड़वा हैं और टेढ़े मिजाज की हैं थोड़ी, और आप दोनों ठहरे सीधे मिजाज के। तो मैं चाहती थी कि मेरी बेटी आप दोनों को नचाए। पर मम्मी जी ये अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती है। जैसे ही किसी चीज के लिए मना करूं तो बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगती है। अरे तेरी वाली तो तुझे आंखें दिखाती है, पर मेरी वाली, अरे वो तो बेलन लेके मुझे बहुत मारती है। अरे बहुत दर्द होता है। अरे मम्मी जी क्या बताऊँ आपको। अच्छा, तो हमारी चुगली की जा रही है ना? शिकायतों की टोकरी लेकर आए हैं दोनों की दोनों। अरे आरती, तू भी उनके साथ वही करती है क्या जो मैं विशाल के साथ करती हूँ? हाँ सही बोली। दोनों हंस रहे थे कि अचानक से पूजा जी का मन मचलता है और वो वॉमिट करने चली जाती है। तभी आरती को भी यही फील होता है और वो भी मुंह पर हाथ रखकर कहती है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं अभी आई।
अरे ये दोनों तो अचानक से एक साथ, क्या हो गया? अभी बड़ा तो हम पे हंस रही थी ना, ही करके। अब क्या हुआ? बेटा तुम दोनों यहीं रहो, मैं आती हूँ उन दोनों को देखकर। कमला जाती ही है कि दोनों आकर कहती हैं, चक्कर आ रहे हैं और वॉमिट भी कर दी। मेरा भी माँ, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं और वॉमिट भी कर दी। तुम दोनों को पक्का यही चीज हो रही है ना? हाँ माँ, यही हो रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है दामाद जी, आप दोनों को बधाई हो। अरे वाह भगवान जी, मैं तो आपको प्रसाद चढ़ाने आ रही हूँ। मम्मी जी क्या बात है खुशी की? अरे मैं नानी बनने वाली हूँ और तुम दोनों पापा बनने वाले हो, वो भी एक साथ। मेरे दोनों बच्चियों ने मुझे खुशखबरी दे दी। सच में मम्मी जी, हम दोनों पापा बनने वाले हैं? ओए होए, मजे ही आ गए अब तो। बहुत ख्याल रखेंगे हम अपने बच्चों का। सच में माँ, मैं और आरती माँ बनने वाले हैं। हाँ बेटा। कांग्रेचुलेशन पूजा, तुझे भी मेरी प्यारी बहना। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगती हैं। विपुल और विशाल दोनों को अपनी गोद में उठाकर खुश होने लगते हैं। सब सेलिब्रेशन कर लेते हैं और कुछ देर बाद वो डॉक्टर के पास जाकर कंफर्म करवा लेते हैं, जिससे पता चले कि सच में ही गुड न्यूज़ आने वाली है। दोनों अपनी अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखते हैं। दोनों अपनी वाइफ को टाइम पर दवाई, खाना, चेकअप सब करवाते हैं। इस तरह जुड़वा बहनों की प्रेगनेंसी को 3 महीने बीत जाते हैं। दोनों चेकअप कराने जाती है, जिसमें डॉक्टर दोनों बहनों को कहती है, बेबी तो दोनों के हेल्दी हैं। एक गुड न्यूज़ और है पूजा तुम्हारे लिए। क्या डॉक्टर? तुम्हारी सोनोग्राफी में पता चला है कि तुम जुड़वा बेबीज की मदर बनने वाली हो। कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा। थैंक यू डॉक्टर। आरती, तूने सुना, मुझे 2 बेबी होने वाले हैं। हाँ मैंने सुना, और मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। सब लोग तेरी इस बात से बहुत खुश होंगे, और विशाल भी। पूजा की ये खुशखबरी सुनकर घर में फिर से सेलिब्रेशन होता है। फिर जुड़वा बहनों की गोद भराई की रस्म रखी जाती है। इस तरह नाच गाने करते हैं। विशाल अपनी बीवी का और ज्यादा ख्याल रखने लगता है और 9 महीने बीत जाते हैं। पूजा बेड पर बैठकर दूध पी ही रही थी कि उसके लेबर पेन शुरू होने लगता है और वो चिल्लाकर विशाल को बुलाने लगती है। विशाल उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। वहीं आरती को भी पूजा की खबर लगती है तो वो एक बैग में जरूरी सामान रखती है। वो जा ही रही थी कि रसोई में उसका पैर एक मैट से फिसल जाता है और वो वहीं पर पेट के बल बहुत जोर से गिर जाती है और उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। दर्द से कराकर वो विपुल को अपने पास बुलाती है। इस हाल में देखकर विपुल बहुत घबरा जाता है। दोनों बहनें ही एक ही हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और ओटी के बाहर सब स्टेशन पर होते हैं। तभी कमला कहती है, हे भगवान, मेरी दोनों बेटियों की रक्षा करना। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी आरती ठीक हो। मम्मी जी देखिए ना, मैं से कितना कुछ कहता था और कहता था ध्यान रखो, लेकिन ये मेरी एक नहीं सुनती थी। देखिए ना क्या हो गया। अब मेरे बच्चे कुछ होगा तो सह लूंगा, लेकिन अगर आरती को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मम्मी जी यार तू फिक्र मत कर, आरती और तेरा बेबी बिल्कुल ठीक होंगे, तू टेंशन मत ले। हाँ बेटा। तभी दोनों की डॉक्टर बाहर आती है। पूजा के दोनों बच्चे ठीक होते हैं। वहीं दूसरी डॉक्टर आरती और विपुल के बच्चे को नहीं बचा पाती। ये बात सुनकर सबको सदमा लगता है। विपुल और कमला रोने लगते हैं। तभी पूजा अपने दोनों जुड़वा बच्चों से मिलती है। साथ ही वो कहती है, विशाल, आरती भी इसी हॉस्पिटल में है ना? उससे क्या हुआ है? हमें तो एक बेबी गर्ल और एक बॉय हुआ है। देखिए कितने क्यूट बच्चे हैं हमारे, कैसे देख रहे हैं ना। क्या हुआ, आप परेशान हैं? खुश नहीं हो आप? आरती का बेबी नहीं रहा। गिरने की वजह से बेबी के सर में चोट आई, जिससे उसने तभी दम तोड़ दिया। क्या? मेरी बहन का क्या हाल हो रहा होगा इस वक्त? मैं भी नहीं जानती। विशाल, वो बहुत रोएगी। वो कितनी खुश थी माँ बनने के लिए। नहीं, मैं उसे उदास नहीं होने दूंगी। विशाल, मैं अपना एक बेबी उसे दे देती हूँ, वो कैसे रहेगी? शायद भगवान जी ने मुझे इसलिए जुड़वा बच्चे दिए थे, ताकि एक बच्चा मैं उसकी झोली में डाल सकूं। पर तूने आरती से बचपन से लेके आज तक किसी भी चीज को शेयर नहीं किया है, पर आज तू अपने कलेजे के टुकड़े को देगी। हाँ माँ, मैंने फैसला कर लिया है। ये बोलकर पूजा अपने बेबी को अपनी जुड़वा बहन आरती के पास लाती है
जहाँ वो फूट फूट कर रो रही होती है और उसे चुप कराकर अपने दिल पर पत्थर रखकर आरती को जीने की एक नई उम्मीद देकर अपना बच्चा उसे हमेशा के लिए सौंप देती है, जिसके बाद दोनों बहनें खुशी से रहने लगती हैं। सुजाता सुबह सुबह चाय पी रही होती है कि तभी सुजाता अपने पति रामलाल को कहती है, सुनो, आज हमें वृद्धाश्रम जाना है कपड़े और सामान लेकर, तो याद से तैयार हो जाना आप। ठीक है, मैं समय से पहले तैयार हो जाऊंगा। वैसे भी आज तक इस काम को भूला हूँ जो भूलूंगा। हाँ ये तो है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे वृद्धाश्रम जाकर उन माओं से मिलकर बहुत खुशी होती है जो मुझे प्यार से गले लगाती है और ढेर सारा आशीर्वाद देती है। हाँ, उन्हें देखकर तो मैं भी भगवान से बस यही दुआ करता हूँ, जिस तरह हम अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरह हमारे बच्चों को भी सद्बुद्धि मिले कि वो भी अपने बूढ़े माँ बाप को संभाल सके। ना जाने बच्चे एक बूढ़े माँ बाप को क्यों नहीं पाल पाते। एक बूढ़े माँ बाप अपने बच्चे को पाल लेते हैं, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी की बारी आती है तो वो अपने माँ बाप को बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपने विजय की शादी ऐसी लड़की से हो जो बेटे के साथ साथ हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी को भी संभाले। देखते हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब सुजाता कुछ समय बाद ही अपने पति रामलाल के साथ वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ती है अपनी बड़ी सी कार में और वृद्धाश्रम पहुंचती है। अब जैसे ही सुजाता और रामलाल पहुंचते हैं तो वहाँ के स्टाफ वाले दोनों को बैठने के लिए चेयर देते हैं। कोई पानी लाता है तो कोई चाय। दोनों की खूब इज्जत करते हैं और वृद्धाश्रम के मैनेजर भी सुजाता की खूब इज्जत करते हैं। सुजाता जी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे बता देती, मैं ही यहाँ से लड़के भेज देती सामान लाने के लिए। अरे लता बहन जी, यहाँ आकर जो मुझे सुकून मिलता है उसका क्या। यहाँ आती हूँ तो इन माताओं को देख लगता है जैसे इनसे पिछले जन्म का नाता है। ये तो आप सही कह रही हैं। कुछ तो लीजिए आप। नहीं, बस घर से ही खा कर निकले थे। वैसे आप सामान उतरवा लीजिए, कपड़े, खाने पीने की जरूरतों का सामान और ये कुछ पैसे 50,000 है। आप दोनों के लिए इन माओं की दुआ है। आप लोग कितना करती है इनके लिए। सुजाता वृद्धाश्रम की मैनेजर के साथ बात कर रही होती है, लेकिन उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो वृद्धाश्रम में रहने वाली माँ को दवा खिला रही थी, वो भी बड़े ही प्यार से। अरे अम्मा, आपको ये दवा खानी है। आप पूरी रात सोई नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो आपको मोटी मोटी सुइयों की जरूरत होगी। और अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं दवाइयाँ देखकर? चलो जल्दी से गोलियाँ खा लो। अरे लता बहन, ये लड़की आज से पहले तो इसे नहीं देखा। अरे ये तो 1 सप्ताह पहले आई है यहाँ पर। वो क्या है सुजाता जी, इसकी दादी को इसके पिताजी ने घर से निकाल दिया, तो ये भी अपनी दादी की सेवा करने के लिए यहाँ आ गई। लेकिन दादी के साथ साथ ये यहाँ और भी बुजुर्ग लोगों की सेवा कर रही है और सबका ध्यान रखती है। हाँ, लड़की तो बहुत प्यारी है और संस्कार भी इसमें अच्छे नजर आ रहे हैं। हाँ, है तो बहुत प्यारी और सबका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखती है। कुछ समय बाद ही सुजाता घर आती है और अपने पति रामलाल से कहती है, सुनिए, शाम में विजय आएगा तो मैं उससे उसकी शादी की बात करूंगी, क्योंकि अब तो उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम ये सब अचानक क्यों कह रही हो? कहीं तुमने विजय के लिए कोई लड़की देखी है? ऐसा ही समझ लो। लड़की भी अच्छी है और संस्कारी भी है और उसे अपनों का ध्यान रखना भी अच्छे से आता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। कहाँ है? किसने बताया इस रिश्ते के बारे में? कुछ तो बताओ। अब तो बस विजय के हाँ करने के बाद ही आपको सब कुछ बताऊंगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुजाता का वृद्धाश्रम आना जाना लगा ही रहता है और सुजाता वहाँ काम करने वाली चंदा के बारे में भी वहाँ की मैनेजर लता से पूछती रहती थी। इधर सुजाता के बेटे ने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी और बस फिर क्या था, सुजाता एक रोज वृद्धाश्रम पहुँचती है। सुजाता जी, आजकल आपके वृद्धाश्रम में कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं लग रहे हैं? क्या करूं, यहाँ के लोगों से अपनापन मिलता है, इसीलिए भी चली आती हूँ। हाँ, ये तो है। बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। सुजाता तो यहाँ चंदा के लिए आई थी और वो वृद्धाश्रम की मैनेजर लता से कहती है, लता बहन, कुछ मत मंगवाइए, मैं तो बस यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आई हूँ और उसमें मुझे आपकी जरूरत है। जी कहिए सुजाता जी, मुझसे जो होगा मैं आपके लिए जरूर करूँगी। हाँ जी,
आपको ही ये काम करना है। वो क्या है ना, आप तो जानती है कि मेरे बेटे विजय की अब शादी की उम्र हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर एक ऐसी बहू आए जो मेरे बेटे के घर के साथ साथ हम दोनों बूढ़े बुढ़िया का भी ध्यान अच्छे से रखे। और इसीलिए मैंने आपके वृद्धाश्रम में काम करने वाली लड़की चंदा को अपनी बहू बनाने का फैसला लिया है। लेकिन सुजाता जी, वो गरीब घर की लड़की, उसके माँ बाप आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो भला वो अपनी लड़की को आपके घर की बहू कैसे बना सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि मेरे घर की बहू वही बनेगी जिसके माँ बाप मेरे स्टेटस से मैच करते हो। मुझे तो बस अपने बेटे के लिए एक बहुत ही संस्कारी लड़की चाहिए। आज वाकई आपने दिखा दिया कि आपका दिल कितना बड़ा और कितना सच्चा है। इतना पैसा होने के बाद भी आप अपने एक लौते बेटे की शादी एक गरीब घर की लड़की से कर रही हैं। बस आप उस लड़की के माता पिता या जिससे भी बात करनी है बात कर लीजिए और ये रिश्ता पक्का करवाइए। चंदा बेटा, जरा इधर आना। नमस्ते मालकिन। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ये मालकिन मत बोला करो। तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं, बस मैं तो काम कर रही थी। कोई काम है क्या मुझसे? नहीं, बस यूं ही बुला लिया। वो ये पैसे तुम रखो, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। लेकिन आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? मैडम को दे दीजिए, वही सब देखती हैं। अरे चंदा, ले लो, शगुन समझकर ही ले लो, कभी न कभी तो काम आ ही जाएगा ना। अब चंदा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और सुजाता भी वहाँ से घर आ जाती है। रामलाल भी सुजाता को खुश देखकर अपनी पत्नी से कहता है, क्या बात है सुजाता, आज तुम्हारी स्माइल कुछ अलग सी है। कहीं तुमने कोई दूसरा बुढ़ा तो नहीं पटा लिया? अरे एक कम है जो दूसरे को अपने सर पर बैठा लूं। मैं तो बस इसीलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि मैंने विजय के लिए लड़की ढूंढ ली है और वो लड़की आपको भी पसंद आएगी। अरे मैं तुम्हारी पसंद पे शक क्यों करूँगा? अरे मैं भी तो तुम्हारी ही पसंद हूँ ना, और देखो ना मैं कितना हैंडसम हूँ। अच्छा ये बताओ, कौन है वो जिसे तुमने हमारी बहू बनाने का सोचा है? मैंने अपने इकलौते बेटे के लिए आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने वाली को देखा है। उसका नाम चंदा है और उसे ही मैंने अपने बेटे के लिए चुना है। अच्छा, वो उसकी बात कर रही हो जो दादी की सेवा करती है आश्रम में रहकर? अरे मुझे भी वो बहुत पसंद है। सुजाता और रामलाल को चंदा पसंद थी। अब सुजाता के बेटे को भी चंदा के लिए हाँ कहना था। देर शाम सुजाता अपने बेटे को चंदा की फोटो दिखाती है तो विजय भी अपनी माँ की बात को काट नहीं सकता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। इधर चंदा को जब ये सब बातें पता चलती हैं कि वो इतने अमीर घर की बहू बनने जा रही है तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। चंदा, तेरे माता पिता ने इस शादी के लिए हाँ कर दी है और लड़का भी अच्छा है और सुजाता को भी तो बहुत अच्छे से जानती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे मालकिन ने चुना है, वो भी अपने इकलौते बेटे के लिए। विश्वास तो मुझे भी पहले नहीं हुआ था। लो सुजाता जी आ गई, अभी आपकी ही बातें कर रही थी मैं। नमस्ते आंटी जी। मैडम मैं चलती हूँ, दादी को दवा देनी है। अरे बेटी रुको, मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ और तुम हो कि जा रही हो अपनी होने वाली सास को अनदेखा करके। जी नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। तो बेटा मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ, इस शादी को लेकर कोई दबाव तो नहीं है ना तुम्हें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो खुद को इतनी किस्मत वाली मान रही हूँ कि मैं आपके घर की बहू बन रही हूँ। सुजाता जो कि सालों से वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों की मदद करती आई थी, वहीं से उसे अपने बेटे के लिए बहू मिलती है जिसे सुजाता अपने इकलौते बेटे की शादी करती है। गर्मियों का समय था। कोमल की शादी जुलाई के महीने में हुई थी। कोमल की शादी को 6 महीने हो गए थे। शादी के 6 महीने बाद कोमल की सास विनीता ने उसको बाहर जाने की अनुमति दे दी थी। विनीता के पैरों में अक्सर दर्द रहता था। ऐसे ही एक दिन विनीता के पैर में दर्द था। वो कोमल को बुलाती है और कहती है, बहू सुन तो जरा। हाँ माँ जी बोलिए। ये ले दवाई का पर्चा और जाकर दवाई लेकर आ जा। अभी जाऊँ माँ जी? बाहर बहुत तेज धूप हो रही है। अभी चली जा क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है माँ जी। कोमल मार्केट जाती है। कुछ देर बाद वापस आती है। घर आकर दवाई टेबल पर रखकर फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल लेकर पीने लगती है। जब वो ठंडा पानी पीते कोमल को विनीता देख लेती है तो कहती है,
अरे बहू थोड़ा आराम कर लेती, धूप से आते ही ठंडा पानी पी लिया। क्या करूँ माँ जी, इस महीने में धूप ऐसी ही होती है कि मुर्दे भी पानी मांग ले। तुझे पानी पीने के लिए मना किसने किया है? पी लेती, पर सब्र तो रखती। धूप से आते ही ठंडा पानी पिएगी तो बीमार पड़ जाएगी। बीमार पड़ने के चक्कर में पानी पीना छोड़ दूं क्या? आप भी बेवकूफों वाली बात कर रही हो। क्या बोली? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोमल इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। कोमल बिना ठंडा पानी पिए रह ही नहीं सकती थी। वो हर मौसम में ठंडा पानी पीती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन विनीता, कोमल को उसका देवर मुकेश, तीनों मुकेश के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं। वो लोग लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। लड़की के घर वालों ने बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की थी, कोई भी कमी नहीं रखी। सबने खाना पीना खाया, लड़की देखी, सबको लड़की भी पसंद आ जाती है। मुकेश का रिश्ता भी तय हो जाता है। रिश्ते की सारी बातें हो गई थी। अब वो लोग निकलने वाले ही होते हैं कि तभी कोमल को प्यास लगती है और वो लड़की की माँ से कहती है, आंटी जी, अब तो रिश्ता तय हो गया है, आप मुझे ठंडा पानी पिला दो, मेरा मुंह मीठा करवा दो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, अभी लेकर आई। मधु अंदर जाती है और एक गिलास में ठंडा पानी भर कर लाती है और कोमल को देती है। कोमल पानी पीती है और बोलती है, आंटी जी, मैंने आपको ठंडा पानी लाने को बोला था, लेकिन आप तो नॉर्मल पानी लेकर आई हो। माफ करना बेटा जी, पर हमारे यहाँ यही पानी मिलता है, इससे ठंडा कहाँ से लेकर आऊं? जब आप लोग एक गिलास ठंडा पानी नहीं दे सकते, तो आपसे किसी और चीज की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। चलिए माँ जी, ये लोग ठंडा पानी नहीं पिला सकते हैं, तो दहेज में क्या ही देंगे, हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करना है। इस ठंडे पानी के चक्कर में रिश्ता तोड़ना, भला ये कैसी बात हुई? हाँ ये तो सही कह रही है, तूने तो हद ही कर दी। अब तो ठंडा पानी पीने के चक्कर में रिश्ता क्यों तोड़ना? अगर ये शादी हुई तो मैं शादी में शामिल नहीं होंगी, बाकी आप देख लेना। कोमल के इस जिद के आगे कोई जीत नहीं पाते और वो लोग रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। दिन निकलते रहते हैं और कोमल का ठंडा पानी से प्यार बढ़ता रहता है। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी सास के बगल में बैठकर एक गिलास में बहुत सारा आइस क्यूब डालकर पी रही होती है और ससुराल सिमर का देख रही थी। इतने में विनीता की पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, और विनीता कैसी है तू? तेरे पैर का दर्द अब कैसा है? हाँ मैं अब ठीक हूँ, तू बता तू यहाँ कैसे आई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गई थी। घर पर परेशान हो रही थी तो सोचा तेरे घर आकर थोड़ी अपनी बहू की तुझसे चुगली कर लूं, पेट का दर्द थोड़ा कम होगा। अच्छा अब क्या कर दिया तेरी बहू ने? विमला बोलने वाली ही होती है कि तभी उसकी नजर कोमल के गिलास पर जाती है और वो बोलती है, मेरी बहू की छोड़ अभी। ये क्या है? तेरी बहू बर्फ वाला पानी भी ऐसे पी रही है जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रही हो। तू इसको समझाती क्यों नहीं है? इसकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए हैं। ये गर्मी में तो छोड़, ठंडे में भी बर्फ वाला पानी पी लेती है। ठंडा पानी पीने के चक्कर में बीमार पड़ चुकी है, फिर भी अकल नहीं आई इसको। अच्छा ये सब छोड़, तू मुकेश के लिए लड़की देखने गई थी, क्या हुआ? लड़की पसंद आई? लड़की तो अच्छी थी, पर इसके चक्कर में रिश्ता तोड़ दिया। इसको वहाँ ठंडा पानी नहीं दिया ना, तो रिश्ता होने ही नहीं दिया इस महारानी ने। अच्छा, बड़ी ही पागल है तेरी बहू। अच्छा मैं अब चलती हूँ। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद कोमल और विमला दोनों मार्केट जाते हैं। मार्केट में सारी खरीदारी के बाद कोमल को ठंडा खाने का मन करता है और वो गोलगप्पे की दुकान पर जाती है और गोलगप्पे वाले से कहती है, भैया गोलगप्पे देना 2 प्लेट। हाँ मैडम। भैया ठंडा पानी तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ मैडम, हमारे पास पानी है, वो भी ठंडा, चिंता मत करो। ठीक है। गोलगप्पे वाला विमला और कोमल को गोलगप्पे खिलाता है। कोमल को गोलगप्पे खाने के बाद बहुत तेज मिर्ची लगती है। वो गोलगप्पे वाले से पानी मांगती है। गोलगप्पे वाला उसको पानी देता है। कोमल पानी पीती है। जैसे ही वो पानी पीती है, वो गुस्से में गोलगप्पे वाले को बोलती है, ये क्या भैया, आपने तो कहा था कि ठंडा पानी है, पर ये तो ठंडा ही नहीं है। अरे मैडम, इससे ज्यादा क्या ठंडा पानी चाहिए आपको? हमारे पास तो यही है, पीना है तो पी लो, वरना पैसे देकर अपना रास्ते से निकल लो। पैसे? कौन से पैसे? मुझे ठंडा पानी बोलकर गर्म पानी पिला दिया और अब तुमको मैं पैसे दूंगी?
कोमल और गोलगप्पे वाले में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और कोमल बिना पैसे दिए वहां से चली जाती है। ये सब पास में खड़ी विमला देख ही रही होती है और ये सारी बातें विनीता को जाकर बताती है। सुन विनीता, आज तो तेरी बहू ने हद ही पार कर दी। क्या हुआ? आज तेरी बहू के साथ बाजार गई, उसने वहाँ ठंडे पानी के चक्कर में गोलगप्पे वाले से लड़ाई कर ली और उस बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। विनीता को ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, तू पागल हो गई है क्या, जो ठंडे पानी के चक्कर में सबसे लड़ाई करती रहती है? मैंने लड़ाई नहीं की, उसने मुझे पहले कहा कि ठंडा पानी है, बाद में गर्म पानी दे दिया, बस इसीलिए मैंने उसके पैसे नहीं दिए। अगर तेरा यही हाल रहा तो तू बहुत पछताएगी, इसीलिए कह रही हूँ ठंडा पानी छोड़ दे। विनीता इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं और गुजरते दिन के साथ कोमल ठंडे पर ठंडा पानी पीती रहती, चाहे दिन हो या रात, ठंडी हो या गर्मी। ऐसे ही एक दिन बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से कोमल बीमार पड़ जाती है। उसको खांसी जुकाम सब हो जाता है, वो अधमरी हालत में हो जाती है। जुकाम बुखार की वजह से वो ना अच्छे से खा पा रही थी और ना ही पी पा रही थी। उसके बुखार से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, फिर भी उसका ठंडा पानी पीने से मन नहीं भरता। एक दिन विनीता उसके पास दवाई लेकर आती है और उसके साथ गर्म पानी भी लेकर आती है और उसे दवा देते हुए कहती है, ले बहू दवा खा ले। हाँ लाइए माँ जी। कोमल दवाई लेती है। जैसे ही वो पानी का गिलास लेती है, वो गिलास को छूती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ये गर्म पानी क्यों, आप मुझे पानी ठंडा दे दो ना। अब तो सुधर जा तू, ठंडा पानी पीने के बाद ये हालत हो गई है, फिर भी महारानी को ठंडा पानी ही पीना है। अपने आप को देख जरा, क्या हालत हो गई है तेरी, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है और तुझे अभी भी ठंडा पानी ही पीना है। विनीता उसको सुनाती रहती है और वो चुपचाप सुनती रहती है और उसको एहसास होता है कि उसकी इस हालत का कारण वो खुद है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब मुझे एहसास हुआ कि ठंडा पानी पीने से मेरी ये हालत हुई है। आज से मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। विनीता उसको पानी और दवाई देती है और धीरे धीरे कोमल बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो किसी के घर भी जाती तो नॉर्मल पानी ही पीती। अब कभी भी ठंडे पानी पीने की जिद नहीं करती। अब वो कभी बाहर से आती, पहले थोड़ा आराम करती थी, फिर जाकर ही पानी पीती थी ताकि वो दोबारा से बीमार न पड़े। चंपा की शादी चंपक नाम के लड़के के साथ हो जाती है। अब चंपा अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालने लगती है। चंपा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। चंपक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। चंपा से चंपा की सास लीलावती भी काफी खुश थी। वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती और उनका परिवार काफी खुशहाल था। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि उनके इस खुशहाल परिवार को नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन चंपा के पास उसका पति चंपक आता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, ओ जानो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें छोड़कर कभी जाने का मन नहीं करता मेरा। अच्छा जी, तो क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है, अगर मेरा खुद का बिजनेस नहीं होता ना तो मेरे अंडर इतने लोग काम नहीं कर रहे होते और मैं एक दिन भी छुट्टी जरूर लेता। हाँ हाँ बस भी करो और अब जाओ ऑफिस, वरना लेट हो जाओगे। ओ हेलो, मैं खुद का काम करता हूँ, छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, तो क्या हुआ अगर लेट जा सकता हूँ, समझी तुम? जी ओके सर, लेकिन अभी आप जाओ। अच्छा, मुझे तुम भगा रही हो, रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। चंपक अब चंपा के साथ मस्ती करने लगता है, लेकिन इस मामले में हमारी चंपा भी कम थोड़ी थी। वो भी चंपक के साथ मस्ती करने के लिए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन आखिर में चंपक ने उसको पकड़ ही लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर लेटा दिया। और वो उसके करीब जाने ही लगता है कि दोनों के कानों में एक आवाज आती है जो कि उसकी माँ की थी। अरे ओ बहू, आज उठना नहीं है क्या? मेरे बेटे को ऑफिस भेजना है या नहीं? लग रहा है तो सोती ही रहेगी। देख लिया, आपकी मम्मी आवाज लगा रही है, चलिए उठिए ऑफिस के लिए। इस तरह अब चंपा और चंपक दोनों नीचे आते हैं, जिसके बाद चंपा चंपक के लिए खाना बनाकर उसे ऑफिस भेजती है। अब चंपक ऑफिस में काम करने लगता है कि तभी चंपा का कॉल चंपक के पास आता है। चंपक जी, आज शाम को आप जल्दी आ जाइएगा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ओहो, आज क्या बात है, आज खास जो इतना याद किया जा रहा है?
अरे बस यूं ही, जल्दी से आ जाओ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर चंपक कॉल कट कर देता है और काम करने लगता है कि तभी वहाँ पर उसके एम्प्लॉयज आकर उसे बोलते हैं, सर हम सभी को आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात करनी है। हम लोगों की तुम सैलरी बढ़ा दो, हमें जरूरत है। लेकिन अभी तो मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है, और तुम क्या चाहते हो मैं हर 15 दिन में तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊं? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? भोला, देव, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुम दोनों सीनियर हो, और सीनियर होकर ऐसी बात कर रहे हो, हद है यार। चंपक पूरे ऑफिस के सामने देव और भोला को डांट देता है। वो दोनों ऑफिस में सीनियर थे, उन दोनों को खुद की इंसल्ट बहुत बुरी लगती है और दोनों आपस में प्लान बनाते हैं। इस चंपक ने तो पूरे ऑफिस के सामने हम दोनों की इंसल्ट कर दी है। भाई तू बोल तो सही रहा है, इसको सबक सिखाना होगा। लेकिन हम कैसे सिखाएंगे? तू चिंता मत कर, इसका किस्सा खत्म हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आखिर इससे हमें अपनी इंसल्ट का बदला जो लेना है। हाँ हाँ भाई तू सही बोल रहा है, आप तो हम इससे चुन चुन कर बदला लेंगे। इतना कहकर वो दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद देव चंपक के पास जाता है और उससे बोलता है, सर जी ये हमारी कंपनी के कुछ पेपर्स हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। ठीक है देव। कुछ देर बाद चंपक बिना पेपर्स को चेक करे उन पर साइन कर देता है और थोड़ी देर बाद चंपक शाम होते ही अपने घर की ओर निकलता है। रात ज्यादा होने की वजह से सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सामने से अचानक एक बाइक पर दो बंदे आते हैं और चंपक की कार के पहले वाले शीशे पर डंडा मारते हैं और उसका शीशा तोड़ देते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में तिलमिलाते हुए चंपक गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, तुम लोग गवार हो क्या? क्या तुम लोगों को इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं देती? उसकी बात सुनकर वो बाइक वाले अपनी गाड़ी रोकते हैं और अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं। चंपक उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों, आखिर तुम दोनों ये क्यों कर रहे हो? तूने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है, इसलिए अब तू जिंदा नहीं बचेगा। चंपक कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो दोनों उसे बेरहमी की मौत देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह चंपक की लाश उनके घर आती है। ये देखकर बेचारी चंपा पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। वो अपने पति को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे रोता देखकर लीलावती कहती है, अरे चुप हो जा बहू, इतना रो क्यों रही है तू? तेरी किस्मत में पति का इतना ही साथ लिखा था। मम्मी जी, मैंने इनको कहा था जल्दी घर आने को, लेकिन लेट आए, और आए भी तो कैसे? कुछ समय बाद चंपा अपने पति की लाश का अंतिम संस्कार करती है और जब वो घर आती है तो घर पर देव और भोला को देखती है। उसे देखकर चंपा कहती है, तुम दोनों तो मेरे पति के खास एम्प्लॉय थे ना? तुम्हें पता है क्या कि उनको किसने मारा है? अगर पता है तो प्लीज बता दो। अरे मूर्ख औरत, हमने ही तेरे पति को मारा है। लेकिन क्यों? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि तेरे पति ने हमारे ऑफिस के सामने हमारी इंसल्ट की थी। अब हम अपनी इंसल्ट किसी के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि हम अपने खिलाफ कोई सबूत ही नहीं छोड़ते हैं। वैसे भी तेरे पति से सब कुछ हमने अपने नाम करवा लिया, ये घर, कारोबार। अब तुम एक गरीब और फटीचर बन गए हो। निकलो अब यहाँ से, चलो। अरे क्यों निकलो? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर अब लीलावती देव और भोला को मारने लगती है, लेकिन वो असफल रहती है। उसको ऐसा करते देखकर देव कहता है, ओहो, तुम कितने बेचारे बने हुए हो। एक टाइम था कि तुम लोग खूंखार शेर बने फिरते थे, लेकिन अब चलो, मैं उन सबको भूल जाता हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ रहने के लिए परमिशन दे देता हूँ, लेकिन तुम दोनों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बनकर रहना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? उसकी बात सुनकर चंपा सोच में पड़ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद चंपा कहती है, हाँ मुझे मंजूर है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसी ही रहूंगी। बहू तू ये क्या कह रही है? आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? माँ आप कुछ मत बोलिए। इतना कहकर चंपा अपनी सास लीला को घर के अंदर ले जाती है और ये सब देखकर लीलावती फूट फूट कर रोते हुए कहती है, बहू अब तो मैं एक गरीब औरत हूँ, साथ ही हमारे पास कुछ भी नहीं है। आखिर तूने गरीबी के चलते इन लोगों के सामने अपने घुटने टेक ही दिए। नहीं मम्मी जी, मैंने गरीबी के आगे घुटने नहीं टेके हैं और न ही इनके आगे, लेकिन हाँ मैं इन लोगों के साथ रहने के लिए राजी हो गई हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इन्होंने सारे सबूतों को मिटा दिया है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है इन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए। मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा,
बस इसलिए इनको सबक तो सिखाना ही होगा ना। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, ये लोग तुझे कोई नुकसान ना कर दे या तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों सास बहू आपस में प्लान करके उस घर में रहने लगती है। दिन गुजरते हैं, चंपा घर के काम करती और चंपा जब भी देव और भोला के पास कोई सामान देखती या फिर कोई भी सामान देने जाती तो भोला उसका हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी तक करने की कोशिश करता। एक रात की बात है, देव और भोला काफी नशे में थे। उनके इस नशे का फायदा उठाते हुए चंपा उन्हें खाना देने जाती है और दोनों के पास जाती है और साथ ही हाथों में मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और उस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और उनको नशे की हालत में देखकर चंपा उनसे कहती है, मेरे पति को क्यों मारा था? और क्या ये बात सच है कि मेरे पति की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो? अरे हाँ जाने मन, हम तुझे कितनी बार बताएं कि तेरे पति को हमने मारा था और तेरे पति को मारने का कोई मकसद नहीं, बल्कि ये पूरी जायदाद छीनना था। सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि उसने सभी ऑफिस वालों के सामने हमारे इंसल्ट की। हमारे सामने हमारी इंसल्ट कोई नहीं कर सकता, इसलिए आधी रात को हमने उसे मार दिया और सबूत भी मिटा दिए। उसकी ये बात सुनते ही अब चंपा उनका खाना वहीं रखती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रात के समय ही वो पुलिस स्टेशन जाती है और सारे सबूत पुलिस को देती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। और इस तरह अब लीलावती और चंपा को उनका सब कुछ वापस मिलता है और चंपक को मिलता है इंसाफ।